इस हालत में पहुंच गया है पाकिस्तान। और मनीष जी, दर्शकों से कहूंगा, जो अपने दर्शक हैं, कि जरा आज बड़ा ध्यान से सुने कि इस पूरी कवायद का जिम्मेदार पाकिस्तान को भिखारी बनाने का, और भिखारी बनाने के बाद इस हालत में पहुंचा देने का कि उसके जो कटोरा वो भी खाली है, उसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और अभी तथ्यों के साथ बताऊंगा मनीष जी, कुछ ऐसे तथ्य जो चौंका देंगे दर्शकों को। मनीष जी, कल और परसों, पिछले 2 दिन में पाकिस्तान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रोसी राफेल मारियानो ग्रोसी वो अचानक पहुंचे। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई पहले से प्लान नहीं था, कहीं किसी ने सुना नहीं था, वो अचानक पहुंचे। और सबसे खास बात यह है कि जब अपनी यात्रा का जो उन्होंने कारण दिया, पहले दर्शक ये समझ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक साइंस और मेडिसिन और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट, इस पर परमाणु शक्ति का कैसे उपयोग करें, कैसे साझेदारी करें, इस पर विचार के लिए मैं आया हूं। तो मनीष जी, जो देश गेहूं आटे के लिए तरस रहा है, 1-1 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगता घूम रहा है पूरे देश में, उसके साथ कौन सा समझौता होने जा रहा था, कौन सा ऐसी साझेदारी होने जा रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। वो जाहिर सी बात है कि जेब में पैसे हो तब तो ये सब बातें हो। अभी तो खाने के लाले गेहूं आटे 1-1 बिलियन डॉलर के लिए भूखों मर रहा है। और उससे बता रहे हैं कि वो दुनिया को उन्होंने पर्दा डाला, एक तरह से इज्जत बचाई इन हुक्मरानों की। मनीष जी, उस दौरे का जरा महत्व समझिए कि इससे पहले उनके आने से पहले, ग्रोसी के आने से पहले IMF की टीम आई थी और ये आया था कि अभी कुछ वो हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, इसको 1-2 बिलियन डॉलर उधार मिल जाएगा। लेकिन मनीष जी, जाते जाते उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कुछ फैसला नहीं होगा, अभी हम अमेरिका जाकर इस पर तुमको कोई जवाब देंगे। उस जवाब का इंतजार आज भी पाकिस्तान कर रहा है कि क्या फैसला हुआ। और उसी में वो जो टैक्स बढ़े, अचानक वहां पे ₹250-300 लीटर डीजल हो गया, 200-250 रुपए किलो आटा, बिजली बहुत महंगी हो गई है। ये सब उसी की शर्तें, वो पूरी शर्तें लागू करवा के IMF की टीम जब गई, तो उसने कहा कि अब जो है हम ये फैसला अपने ऑफिस में जाके करेंगे, वहां डिस्कशन करके। लेकिन मनीष जी, उनका जवाब तो नहीं आया। अचानक IAEA का मैनेजिंग डायरेक्टर वहां पहुंच गए और 2 दिन रह के उन्होंने पूरे एटॉमिक एनर्जी के प्लांट देखे। वहां के जो वैज्ञानिक अधिकारी जो भी थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री से मुलाकात की। और वो आया नहीं, लेकिन बताते कुछ, उन्होंने सेना आर्मी चीफ से भी शायद मुलाकात हुई है, लेकिन उसका भी आया नहीं है। तो मनीष जी, पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी जोर से पूरी मीडिया में यह है कि संभवतः IMF अब इनको लोन तभी देगा कि ये परमाणु प्लांट जो है ये भी पाकिस्तान से ले लिया जाएगा। अमेरिका उस पर अपना कब्जा करना चाहता। अन्यथा मनीष जी, दर्शकों को एक और बता दूं कि ये जो ग्रोसी हैं, राफेल मारियानो ग्रोसी, जो IAEA के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये मनीष जी 2019 में बने थे। यानी 4 साल से वो उस आदमी ने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा नहीं। और अचानक बिना किसी पहले, बिना कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के, वो अचानक आया और 2 दिन रहा, इन सबसे मिल के गया, पूरा देख के गया है। उसने पूरा दौरा किया। मनीष जी, फोटो फोटो दिखा दीजिए, जो चौंकाने वाली है कि वो किस अंदाज में है। और पूरा उसने इनके परमाणु प्लांट और इनके पूरा उसने जानकारी ली। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये जिस चीज का जो डर था, इन तस्वीरों की बात सतीश जी कर रहे हैं, जरा सा एक एक तस्वीर को देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा दिवालिया और भिखारी हो चुके पाकिस्तान का अचानक दौरा, मतलब सब कुछ छीन लेना कि ये राक्षस प्रवृत्ति वाला जो है उसके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये कौन कौन लोग हैं, गोरे क्यों पहुंचे हैं यहाँ, किस चीज के लिए गोरे पहुंचे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। एक एक फ्रेम इन सब चीजों की गवाही दे रहा है। और ये पाकिस्तान का राहुल गांधी है मेरे ख्याल से, कि हर फ्रेम में ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अंदर प्लांट के अंदर है, पूरा इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो। बिल्कुल। और ये तस्वीरें अपने आप में कई चीजों की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की गत क्या हो गई है
और पाकिस्तान कहां से कहां चला गया है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से सब कुछ छीन लिया जाए। जी। तो मनीष जी, जो पाकिस्तान के भुट्टो ने नारा दिया था, हर पाकिस्तानी कहता था कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने घास की रोटी खाने की औकात पे तो पहुंचा ही दिया। और अब वो उसका नारा थोड़ा सा बदल गया कि घास की रोटी भी खाएंगे और एटम बम गंवाएंगे। वो भी हाथ से जा रहा है मनीष जी। इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे पाकिस्तान के लिए। हम लोग के लिए तो बड़े शुभ हैं। ये दौरा अचानक, वो भी आईएमएफ की टीम के जाने के बाद, और एक एक बिलियन डॉलर के लिए तरस रहा है ये देश। और वहां पे आज की तारीख में मतलब आज की डेट में बता रहा हूँ कि 3 बिलियन डॉलर से कम उसका रिजर्व रह गया। और सबसे खास बात मोदी जी है कि आईएमएफ जब तक लोन नहीं देगा पाकिस्तान को, तब तक पूरी दुनिया में कोई देश नहीं देगा। चीन इन हाथ खड़े कर चुके और हम्म। कर्जे से किस कदर लदा हुआ है कि पाकिस्तानी मुद्रा के हिसाब से अगर बात करें तो खाली चीन का पाकिस्तान के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्ज है मनीष जी। 8 लाख करोड़ का। तो और बताते हैं कि इतना ही अन्य संस्थाओं का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईएमएफ, ये सब करके आईएमएफ से 23वीं बार ये कर्जा मांग रहा है। तो ये समझिए कि इसकी अब ये कि ये पनपने की हालत में तो कहीं नहीं। अब इसको बेच के ही इसको मतलब आप ये कह दूसरा। रहे हैं कि इसी शर्त पे इसे कर्ज मिलेगा कि इसकी परमाणु शक्ति, इससे परमाणु बम छीन लिया जाए, ताकि ऐसे, हाँ, मतलब क्या कहना कि जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि बंदर के हाथ में नहीं होना चाहिए नारियल, इस तरह की कहावत जो कहा जाता है कुछ ऐसा चीज कि कहाँ फेंक दे वो। तो इसीलिए ये मानवता के हित में जरूरी है कि पाकिस्तान से वो चीजें छीन ली जाए। तो इसीलिए कि कर्ज देने के लालच पे कि तुम्हें कर्ज, जीने के लिए तुम्हें रोटी दिया जाएगा, इसके लिए छीन लिया जाएगा। बिल्कुल मनीष जी। और कर्ज, अब कर्ज का लालच नहीं मनीष जी, अब कर्ज इसकी मजबूरी हो गया है। आप गौर करिए ना, वो आदमी आया चौड़े से, वो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, वो पूरे उसने दौरा किया है तो इनकी सहमति से किया। इसका मतलब ये अंदर से सहमत हो चुके हैं। वो अमेरिका का ही उस पर कब्जा अब होगा, ये निश्चित है कि कि अब वो पाकिस्तान के जो परमाणु प्लांट है या परमाणु पूरा प्लान है, उस पर अब कब्जा अमेरिका का होगा। क्योंकि ये अगर तैयार ना होते तो वो आता ही ना। अब वो तो इंस्पेक्शन बिल्कुल। करने आया था कि उसने वो तो इंस्पेक्शन करने आया था अचानक। इसीलिए जब आईएमएफ की टीम लौटी तब तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आईएमएफ की टीम ने जाके जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। और उसके बाद अचानक ये 2 दिन बाद आया तो इसका मतलब इनको बता दिया गया कि वो आ रहे हो। वो तो ये कुल मिला के ये है कि वो जो एटम बम है, तो घास की रोटी भी खा रहा है पाकिस्तान, और अब एटम बम भी गंवाने जा रहा है। और मनीष जी, इसको एक चीज, एक तथ्य से और समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता महिला है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां की मीडिया ने पूछ लिया कि क्या ये किसी डील के तहत यात्रा है, क्या परमाणु एटॉमिक प्लांट जो है हमारे एटॉमिक एनर्जी के, उसकी कोई डील हो रही है। तो उसको सफाई देनी पड़ेगी। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई डील नहीं हो रही है। ये तो खाली एक एग्रीकल्चर और मीडिया, वो जो उसने बयान दिया था उसी को उसने दोहराया कि ये एग्रीकल्चर, साइंस और मेडिसिन, इस क्षेत्र में परमाणु शक्ति के उपयोग के लिए हम लोग साझेदारी। मतलब हंसी आने वाली बात है मनीष जी। जो देश आटा और गेहूं के लिए तरस रहा है, वो एटॉमिक एनर्जी और एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। तो वो तो एक तरह से भी देश को धोखे में रखने वाली बात है। मगर अंदरूनी ये पाकिस्तान का मीडिया भी मान रहा है, जो वहाँ का थिंक टैंक है वो भी इस बात को मान रहा है कि ये सौदा हो चुका। और वो इसीलिए देखने आए थे कि किस हालात में है, इस पे कब्जा कैसे हो सकता है और क्या खतरे हो सकते हैं। उसको पूरा उसने 2 दिन रह के पूरी रिपोर्ट तैयार की है। अब पलट के इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो एक तरह से ओवरटेक हो गया। जो ग्राउसी की जो पाकिस्तान यात्रा थी, वो इसी उद्देश्य से थी। पाकिस्तान में लोग मान रहे हैं कि ये इसीलिए आया था कि वे गया परमाणु जो एटमी ताकत, तो वो एटमी ताकत भी अब गई। घास की रोटी ये पहले से खाने को मजबूर है। लेकिन मनीष जी, अब दर्शकों को बताऊं कि मैं कह क्यों रहा हूं। ये हालात नरेंद्र मोदी की ही बदौलत हो गए। ये हालात, इन हालात जरा में ये भी तो सुन ले कि पा, पाकिस्तान में इस मामले को लेकर के कोहराम क्या मचा हुआ है, आपने कुछ ट्वीट किया हुआ है। नहीं नहीं मनीष जी, वो यहाँ जरा वो सुनवा दीजिए कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। जरा दो सुन लीजिए।
बिल्कुल। और इन सब चीजों से लगता है कि किस तरह से खैरातियों ने इस देश में माहौल बना रखा था। जरा आप सुन लीजिए उन पे कि आऊंगा खैर। ये पहले इनको सुन लिया जाए। क्यों आपको प्लेट में रख के आप चीज क्यों देंगे? और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात कही थी, इस वक्त आपका आईएमएफ इज अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस। उनका इस वक्त वॉशिंगटन डीसी इज अ बेबी चाइल्ड फॉर दैट। बच्चा है। सबसे ज्यादा फंडिंग आईएमएफ को अमेरिका देता है। इस वक्त वो सारी डिक्टेशन भारतीय लाबी से लेते हैं। तो वो आपसे क्यों आपको प्लेट में रख के आप चीज क्यों देंगे? और सबसे बड़ी एक और सुनवा दीजिए मनीष जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन डीसी अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो आप वैसे बड़े अरसे से किसी जगह भी नहीं है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। आप आईएमएफ की बात कर रही हैं, मैं इसके साथ है तो इररिलेवेंट, लेकिन वो भी बात बनती है। अजय डोवाल साहब जो है अभी एनएसए जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन डीसी आए। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन एनएसए के साथ, और बिलखसूस उन्होंने टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में उनके बड़ी सक्सेसफुल रहा है। यूके गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें वो ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू द ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आपको आप कह रहे हैं कि आईएमएफ आपका एनएसए मौजूद नहीं है। एक बार फिर से सुनवा दीजिए मनीष जी, शुरू से इसको। नंबर वन। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि आईएमएफ के ऊपर जो भारत का इन्फ्लुएंस, भारत की लॉबी जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, उनका इन्फ्लुएंस है। फैटफ में भी उनका इन्फ्लुएंस था, और उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी पूरे के ऊपर इस वक्त, मैं हमेशा कहता हूं, इजराइल की लॉबी के बाद इस वक्त दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी वॉशिंगटन डीसी में इस भारतीय लॉबी, इंडियन लॉबी। उसको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन वॉशिंगटन डीसी अनफॉर्चुनेटली। मेरे ख्याल में तो आप वैसे बड़े अरसे से किसी जगह भी नहीं है। उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। आप आईएमएफ की बात कर रही हैं, मैं इसके साथ है तो इररिलेवेंट, लेकिन वो भी बात बनती है। अजय डोवाल साहब जो है अभी एनएसए जो भारत के थे, वो वॉशिंगटन डीसी आए। वॉशिंगटन डीसी में बड़ी उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई अपने अमेरिकन एनएसए के साथ, और बिलखसूस उन्होंने टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के बारे में उनके बड़ी सक्सेसफुल रहा है। यूके गए, वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर उनसे मिला। उसके बाद देखें वो ही वेंट टू रशिया एंड ही वेंट टू द ही मेट पुतिन। दूसरी तरफ आपको आप कह रहे हैं कि आईएमएफ आपका एनएसए मौजूद नहीं है। इसी अजीत डोभाल के लिए पूरा गेम प्लान किस ढंग से खैरातियों ने किया था, हम लोगों ने देखा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर जगह पीएम नहीं होंगे, लेकिन उनके जो नवरत्न हैं, जो हम लोगों ने उनके लिए कहा था कि जो चाहे विदेश मंत्री हो, अजीत डोभाल हो, इन सब का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या काम हो रहा है, ये पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि जो बोल रहा था ये साजिद तरार है, और ये 1990 से वाशिंगटन में रह रहा है। बिजनेसमैन है पाकिस्तानी, और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। और ये कितना महत्वपूर्ण है इस बात से आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जब कैंपेन चला, दोनों बार, जब पहली बार जीते, जब हारे तब, तो ये जो मुस्लिमों के लिए, एक तरह से मुस्लिमों को मुस्लिम वोट लेने के लिए जो कैंपेन का इंचार्ज था, एक तरह से अध्यक्ष है वो यही आदमी था। वो यही आदमी था। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा करीबी आदमी रहा है, और 32 साल से अमेरिका में। तो जब डोनाल्ड ट्रंप के इतना करीबी रहा, तो समझिए ये अमेरिका की राजनीति को समझता है। और मनीष जी ये क्या कह रहा है, जो दोनों अभी वीडियो मैंने दिखाई, एक 11 फरवरी का, एक 16 फरवरी का है, कल का, हाँ परसों का है। दोनों वीडियो में ये खुलकर कह रहा है कि वाशिंगटन के अंदर इजराइल के बाद अगर दूसरी सबसे तगड़ी लॉबी किसी की है तो हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तानी छाए हुए हैं। और आईएमएफ, समझिए कि आईएमएफ क्यों पाकिस्तान को बंदर की तरह नचा रहा है, मगर उसको कर्जा नहीं दे रहा। मैं तो ये जो यहाँ के खैराती हैं, जूताखोर हिंदुस्तान के, जो कहते हैं कि मोदी की विदेश नीति फेल है, मोदी को विदेश नीति नहीं आती, विदेशों में भारत का कोई सम्मान नहीं है, उनके ऊपर ये थप्पड़ की तरह इस पाकिस्तानी का ये बयान। और वो एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से कह रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए नहीं कह रहा। वो वाशिंगटन में रहता है, और ये जो महिला बैठी है ये दुबई में रहती है। पाकिस्तान में रहकर तो इस तरह की बात ही नहीं हो सकती।
तो वो अमेरिका के अंदर भारत की हैसियत बता रहा। मैं ये दर्शकों को इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि जरा समझिए कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय कूटनीति को कहां पहुंचा दिया है। मनीष जी वो कह रहा है कि इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अगर किसी का है तो इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन लॉबी का है। जबकि इस दुनिया में फ्रांस है, जापान है, इंग्लैंड है, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ दिया। आईएमएफ के लिए तो वो कह रहा है कि आईएमएफ तो उसके गोद का बच्चा है भारत के, और इसीलिए पाकिस्तान एक एक बिलियन डॉलर के लिए तरस रहा है, भीख मांग रहा है, अभी इसको मिल नहीं रही। उसके जो पहला वाला वीडियो आपने दिखाया था मनीष जी, उसका सीधा सीधा यह है कि जब तक भारत इशारा नहीं करेगा तब तक डॉलर नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, और आईएमएफ से जब तक डॉलर नहीं मिलेगा तब तक दुनिया का कोई देश इसको चवन्नी नहीं देगा। तो पाकिस्तान को भिखारी बना देने में नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है, और जो मनीष जी जिक्र कर रहे थे, आज हम लोग को सहयोग से वो वीडियो नहीं मिल पाया है जिसमें नरेंद्र मोदी क्या, मनीष जी आप ही बताइए जो आप जिक्र कर रहे थे बिल्कुल, नरेंद्र वो मोदी का। राजस्थान के दौरे पे प्रधानमंत्री थे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और उन्होंने बहुत सख्ती से कहा था कि मैं पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, कटोरा थमा कर मानूंगा। और ये बात वो कह रहे थे नोटबंदी के कुछ ही दिनों बाद।